पहला एचडीएफसी बैंक। सचिन, चार्ट आप खोलो, आ रहा हूं आपके पास। अजदा, अपडेट्स क्या है? इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक के आशीष नतीजे उम्मीद से थोड़े से बेहतर ही हैं। इनफैक्ट एक परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है कंपनी ने। मुनाफा 5.3% बढ़कर 16,821 करोड़ पर आया। एक्सपेक्टेशन थी 16,267 करोड़ का, तो वहां पर एक अच्छा बीट है। ब्याज से आय 10% बढ़ी है, 30,114 करोड़ का फिगर है। 30,010 या 100 करोड़ के आसपास अनुमान था, ये इन लाइन जरूर आया है। मार्जिन्स को लेकर मार्केट काफी ज्यादा क्यूरियस था कि मार्जिन्स मेंटेन होते हैं या नहीं, तो मार्जिन्स उसी रेंज के आसपास है जो एक पॉजिटिव मानना चाहिए। 3.5% का अनुमान था, उसके सामने 3.46% मार्जिन डिलीवर किया है। अगर कम हुआ है तो 4.7 से 4.6 ही कम होता हुआ दिखाई दिया है। एसेट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा एसेट क्वालिटी में हल्का सा प्रेशर है। 1.36% का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी 3.39% से बढ़कर 0.41% पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इंपॉर्टेंट फिगर था जिस पर मार्केट काफी क्लोजली वॉच कर रहा था। वो इनफैक्ट 100 के नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी एकदम कस्प पर ही है। तो यहां से अब इसको कितना और सुधारा जा सकता है उस पर शायद ज्यादा नजरें होंगी। ये 100 के ऊपर निकला था और आरबीआई ने इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जताई है बैंकिंग में भी, बैंकिंग सेक्टर में। साथ ही साथ आप देखिए डिपॉजिट्स 15.1% पर ईयर ऑन ईयर, कासा डिपॉजिट्स 8% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और ग्रॉस एडवांसेस सालाना आधार पर करीब 7% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक की कमेंट्री मजबूत है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि 27 ऑनवर्ड्स ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। इस FY25 के लिए ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। 26 में इंडस्ट्री को मीट करेगी, लेकिन 27 ऑनवर्ड्स कंपनी का मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ वो डिलीवर करेंगे। बढ़िया है, अगले साल मीट, उसके बाद बीट। एचडीएफसी बैंक अपने मोजों में लौट आएगा। कमेंट्री अच्छी है, नतीजे स्टेबल हैं। ऐसे में पोजीशनिंग कैसी? ब्रोकरेजेस के व्यू आपकी स्क्रीन पर रख दिए हैं। सचिन, एचडीएफसी बैंक क्या करोगे आप? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स ऐड करने की सलाह दूंगा। दो कारण है। एक तो इसका जो मंथली एडीएक्स है वो पहली बार 25 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, एंड प्लस जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन रही है पिछले कुछ हफ्तों की, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्टेडी बेस इसने बना दिया है 1640 के आसपास। इमीडिएटली मुझे लग रहा है इसे कॉन्फिडेंट क्लोजिंग की जरूरत है 1760 के ऊपर। तो जिस तरीके से रेंज है ट्रेडिंग के लिए 1740 से 1640, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और भी एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, एक अच्छा स्ट्रांग बेस इसने 1600 के आसपास बना दिया था। उस बेस को वापस इसने रिविजिट किया, वहीं से एक फ्रेश अपमूव ट्रिगर हुई है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है लगभग ये तैयारी हो रही है 1940 के लक्ष्य को हासिल करने की। ओके, अगला कोटक महिंद्रा बैंक। मानस, चार्ट आपकी बारी। हर्षदा, अपडेट्स क्या हैं? कोटक के केस में कुछ नंबर्स थोड़े से फीके हैं आशीष। खासतौर से प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा 5% बढ़ा जरूर है, 3,343 करोड़, लेकिन 3,500 करोड़ के ऊपर का नंबर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ब्याज से आय 12% बढ़कर आई है, 7,019 करोड़, ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए पर नजरें होनी चाहिए। उससे पहले मार्जिन थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 4.9%, 11 बेसिस पॉइंट तक का डिप देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.43% पर आता हुआ, यहां पर थोड़ा सा मामला बिगड़ा है और साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए भी थोड़ा सा एलिवेटेड है। अच्छा, कंपनी ने जरूर कहा है कि इनकी प्रोविजनिंग 366.5 करोड़ के आसपास से बढ़कर 660 करोड़ पर आई है। कासा रेशो 43.6% पर स्टेडी दिखाई दे रहा है वर्सेस 43.4%। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक आज इस बात पर भी रिएक्ट करेगा कि इन्होंने दरअसल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडिया का जो पर्सनल लोन बुक है वो अक्वायर कर रहे हैं। करीब करीब 4,100 करोड़ की आउटस्टैंडिंग ये लोन्स हैं। तो वो कितना फ्यूल करेगा बिजनेस को, वो इंपॉर्टेंट होगा। मैनेजमेंट ने 2-3 चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस अनसिक्योर्ड बुक और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर है, और 30 से 40% जो स्लिपेजेस आए हैं वो प्राइमरीली क्रेडिट कार्ड साइड पर ही आते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो भी एक चीज है जिस पर आपको गौर करना है। कोटक महिंद्रा बैंक रखे रडार पे। मानस, चार्ट्स क्या कहते हैं? मीडियम टर्म के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 1750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए। स्टॉक 1920 1930 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2250 तक के भाव आपको दिखा देगा। तो मीडियम टर्म के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्या करना है, आज के लिए थोड़ा वेट करना है। अगर 1890 के ऊपर निकले तब खरीदारी करेंगे। 1860 का 1860 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1935 के आसपास के रहेंगे।
बहेती साहब, तीसरा निफ्टी का नंबर टेक महिंद्रा, रेडी करो आप। हर्षदा, नंबर्स कैसे? टेक महिंद्रा के केस में आशीष वैसे ज़्यादा कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। मुनाफा 46% या फिर 47% बढ़कर आया है 1250 करोड़ के आसपास। मार्जिन्स बीट है, डॉलर रेवेन्यू में बीट है, करीब 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ये आंकड़ा आया डॉलर रेवेन्यू का आपके सामने $1589 मिलियन के आसपास, $1578 मिलियन का अनुमान था। वहीं साथ ही साथ आप देखिएगा मार्जिन के फ्रंट पर 9.6% तक के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं, जो पॉजिटिव है क्योंकि अनुमान 9.4% के मार्जिन था, तो 20% का एक बीट देखने को मिला है। अब न्यू विन्स जो आई हैं डील्स की, वहां पर आप गौर करिएगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% का इजाफा देखने को मिला है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। साथ ही साथ एलटीआई माइंट्री का अट्रिशन 10.6% के आसपास है। हाईटेक में फ्लैट ग्रोथ है, लेकिन कम्युनिकेशन में फ्लैट ग्रोथ है, लेकिन हाईटेक, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में अच्छी ग्रोथ 5% के ऊपर की। बीएफएसआई 2% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब। टेक महिंद्रा, ठीक है, मार्जिन एक्सपैंड हुए, पर ये खुद कह रहे हैं कि FY27 की जो गाइडेंस दी थी, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ विद 15% मार्जिन्स, अभी भी चैलेंजिंग नजर आ रहा है। खैर, टेक महिंद्रा, बहेती साहब, चार्ट्स पे कैसा पोजीशनड? ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं स्टॉक को लेकर, इसीलिए। आशीष जी, चार्ट पे स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, जहां हमने देखा आईटी में काफी गिरावट देखने मिली थी ऑफ लेट, ये स्टॉक हमेशा रिलेटिवली परफॉर्म करता रहा है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 1660 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाया, जिनके पास भी लॉन्ग है। हमें लग रहा है ये स्टॉक शायद 1750 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ओके, रशदा जी, निफ्टी का चौथा स्टॉक टाटा कंज्यूमर, आप चार्ट रेडी करो। हर्षदा, नंबर्स कैसे? टाटा कंज्यूमर के केस में आशीष थोड़ा सा मिस जरूर देखने को मिला है अलग अलग फ्रंट्स पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवेन्यू में 13% का इजाफा है, EBITDA करीब 16% बढ़ा है, मार्जिन्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी में खास कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, वो जस का तस है। अब दिक्कत कहाँ पर है? बेवरेज बिजनेस में वॉल्यूम में करीब 4%, इंडिया बेवरेज बिजनेस में वॉल्यूम 4% नीचे है, रेवेन्यू करीब 3% नीचे है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर इंटरनेशनल कारोबार 5% तक की ग्रोथ जरूर दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका चाय का जो मार्केट है उसमें 20 बेसिस पॉइंट तक का मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया है। फूड बिजनेस में ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ 9% की है, लेकिन वॉल्यूम्स फ्लैट है। ग्रोथ बिजनेस 15% बढ़े हैं, एक्सपेक्टेशन थी 30% के बढ़ने की। कॉफी बिजनेस डिसेंट कर रहा है। फूड, संपन्न और नमक का ये ब्रेकअप आपके सामने है। यहाँ पर परफॉर्मेंस दरअसल स्टेडी जरूर है। जो अच्छी चीज है, इंटरनेशनल बिजनेस के मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं, और जो इन्होंने एक्विजिशंस किए थे वो इनके लिए दरअसल फॉलो थ्रू कर रहे हैं। कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक रेवेन्यू, ऑर्गेनिक इंडिया का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। रचना जी, टाटा कंज्यूमर चार्ट्स पे कैसा लगता है आपको? नतीजे थोड़े फीके फीके से हैं। जी, चार्ट के हिसाब से ये काउंटर शुरू में तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउन साइड पे ही जाएगा, लेकिन डाउन साइड पे अगर 1075 होल्ड कर लेगा अगर ये फ्यूचर्स पे, तो यहाँ से फिर धीरे धीरे करके एक रैली सकती है जो इस काउंटर को 1130 और 1160 की तरफ लेके जा सकती है। तो ओपनिंग में इसको बिल्कुल बाई नहीं करना चाहिए, इसको पहले नीचे आने देना चाहिए। एंड अगर 1075 होल्ड करता हुआ दिखे तो ही इसमें बाइंग करनी चाहिए, एंड 1075 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1130 एंड 1160। बहुत क्विकली, अब ये तो सिर्फ निफ्टी के ही हुए 4 नतीजे थे, वायदा की तो और भी लिस्ट तगड़ी है। सतपुर साहब, उनमें से एक आरबीएल बैंक आप खोल के रखना। हर्षदा, क्विकली कैसे हैं वायदा के नंबर्स? आरबीएल बैंक के केस में परफॉर्मेंस खराब है आशीष। 222 करोड़ का मुनाफा है, एक्सपेक्टेड 278 करोड़ का था, दबाव देखने को मिला है। ब्याज से आय भी एक मिस ही है, और मार्जिन्स हैं उसमें करीब 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो वहाँ पर दिक्कत है। एल&टी फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, उस पर भी अगर आपकी नज़रें होंगी तो यहाँ पर भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से एक मिस है। 17% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। ब्याज से आय का आंकड़ा भी आप गौर करिएगा तो एक बड़ा मिस है, और मार्जिन्स जो है वो 8.82% पर आए हैं। AUMs इनके सालाना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े जरूर हैं। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि रिटेल हाउसिंग, टू व्हीलर लोन्स में डिस्पर्समेंट अच्छी है, आगे पिकअप के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट्री वैसे डिसेंट है, लेकिन नंबर्स थोड़े से फीके जरूर है, या फिर एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे हैं। MCX के केस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा जरूर दिखाई आपको देगा। रेवेन्यू 21% बढ़ा है, EBITDA में 35% का इजाफा है, प्रॉफिट आपका बढ़कर आया है, मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं। टोटल क्लाइंट बेस लेकिन
नियरली 6 करोड़ था, 6 लाख था, उससे वो बढ़कर 6.8 लाख के आसपास आ रहा है। एवरेज टर्नओवर में हम देख रहे हैं थोड़ा सा ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट फ्लैटिश ग्रोथ है। एफएनओ में ऑफ कोर्स ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया मार्ट नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जिसको लेकर थोड़ा सा मार्केट निराश होगा। मुनाफा आप देखेंगे बढ़कर आया है, रेवेन्यू एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कलेक्शंस फ्रॉम कंज्यूमर्स उसमें सिर्फ 5% का ही इजाफा है। सप्लाई स्टोर फ्रंट में सिर्फ 5% की ग्रोथ है। पेड सब्सक्राइबर एडिशन भी बहुत ही मामूली सा बढ़ता हुआ 2400 ये जोड़ पाए हैं। ओबरॉय रियल्टी नंबर्स अच्छे हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के केस में थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्मेंस है, नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट। दालमिया भारत ने दरअसल अंडर परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस खराब है। और आरबीएल बैंक पे चार्ट्स क्या कहती हैं सतपुते साहब? आशीष जी, देखिए आरबीएल का अगर आप चार्ट देखें तो आप कह सकते हैं कि इन लाइन विद द रिजल्ट चार्ट वीक ही है। इनफैक्ट परसों लास्ट वीक इसमें एक सेल सिग्नल था, फ्राइडे थोड़ा पॉज मिला। अगर आप चार्टिकली देखें तो 210 से लेकर 212 ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है, 208 206 के आसपास का इसका क्लोज है। तो जो भी पुल बैक मिले उसमें आपको बेचना है, 212 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। आशीष जी, मुझे लगता है आज 200 तोड़ेगा तो कम से कम 190 जो इसका रिसेंट लो था वहां तो इसका एक स्टीप फॉल आएगा, तो आज के लिए आरबीएल इज अ सेल। ओके, कंचन जी भी बगल में बैठी हुई नजर आएंगे आपको। कंचन जी गुड मॉर्निंग, कौन कौन सी ब्रोकरेजेस रडार पे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के बारे में। जेपी मॉर्गन ने अपनी कवरेज को इनिशिएट किया है सीमेंट सेक्टर पे, जहां पे उन्होंने अल्ट्राटेक के ऊपर एक ओवरवेट की कॉल दी है और साथ में जो टारगेट है उसे कर दिया है 13,750 का। ऐसे ही अंबुजा में न्यूट्रल कॉल टारगेट 590 है। एसीसी में जो टारगेट है वो 3,020 का देखने को मिल सकता है और साथ साथ श्री सीमेंट में जो टारगेट है वो है 25,175 का। और इसके अलावा डालमिया भारत देखा जाए तो यहाँ पे 1550 के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब इनका कहना है कि आगे चल के इस पूरे के पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन का फेज हमें देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर के अंदर जो बड़े की प्लेयर है वो कहीं ना कहीं एक्विजिशन के ऊपर उनकी नजर है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमें कोई बड़ा अधिग्रहण होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा मीडियम टर्म में डिमांड जो है वो हमें वहां पे थोड़ा सा रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अर्बनाइजेशन और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अभी आ रहे हैं उससे डिमांड में अच्छा खासा एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। न्यू कैपेसिटी जुड़ने के बावजूद जो यूटिलाइजेशन है इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं स्टेबल साइड पे दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो केपेक्स में 40% का वाई ऑन वाई बेसिस पे बूस्ट दिया गया है, वहां से हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है और कॉस्ट कटिंग से भी अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकती है पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर। सीमेंट एज अ स्पेस और के रडार पे। हर्षदा क्विकली एक चीज रह गई, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोल गए जीएसटी के मामले में? तो कुछ प्रपोजल्स हैं आशीष। पहले तो इंश्योरेंस कंपनियों पर नजरें रहेंगी क्योंकि जीओएम में ये तय किया गया है या फिर प्रपोज किया गया है कि प्रीमियम्स 5 लाख के कवरेज के ऊपर और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जीएसटी हटा दिया जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव ज़रूर है। साथ ही साथ महंगी घड़े और महंगे जूते उस पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो 28% टैक्स सजेस्ट किया गया है हाई एंड रिस्ट वॉचेस पर, तो वो इथॉस पर आएगा। और जूतों के केस में मुझे तो सारे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स ही ध्यान में आ रहे थे, ओनित्सुका, एयर जॉर्डन्स एंड एक्सेट्रा, पर जैसे अनुज मेंशन कर रहे हैं मेट्रो पर लागू होता हुआ दिखाई देगा, तो मेट्रो वो स्टॉक का थोड़ा सा डैम्प रह सकता है क्योंकि वहाँ पर भी आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। यस, रखिए स्टॉक्स रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी अब समेट लेंगे, ट्रांजिशन करेंगे आज के पहला सौदा में।